हाउ आर यू? आई होप सो ऑल इज वेल। आइए, आज फिर से एडॉप्ट एजुकेशन एकेडमी के तहत फिर एक अगली कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस कहानी को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही शानदार कहानी, बहुत ही अच्छा कहानी, एक मध्यम वर्ग के परिवार की कहानी, जिसमें किस तरह से मध्यम वर्ग के बच्चों को पाला जाता है, किस तरह से उसमें अपर वर्ग के लोगों के साथ उसका भेदभाव होता है। इस तरह का कहानी का नाम है बीस की दात। कहानी का नाम है बीस की दात। कहानी आप जानते भी होंगे, पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो मैं आपको ये कहानी इतने अच्छे तरीके से आपको एक कहानी की तरह प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आपको इस कहानी का हर एक पहलू से आप अवगत हो जाएंगे, जिससे कि आपका परीक्षा का कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। तो आज फिर से एक बार चलिए, फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सारे वीडियो को आप देखने के लिए, उस पर कमेंट करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और इसी तरह से आपका सहयोग मिलता रहा तो मैं आपकी तैयारी को और भी कुछ चार चांद लगाने की कोशिश लगातार करता रहूँगा। आइए इस कहानी की आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहानी का नाम आपके सामने विष की दांत। विष की दांत से सेंस क्या है? विष मतलब जहर, विष मतलब जहर, दांत मतलब दांत समझ ही रहे हैं। हर किसी के पास दांत होता है, तो आदमी के पास दो दांत होता है, कुछ दांत होते हैं। जैसे विष की दांत का मतलब यूँ समझ लीजिए कहानी का सेंस। सांप के बारे में आप जानते होइएगा, सांप के पास दो दांतें होती हैं और उसी से वो डंक मारता है, तो इसलिए उस दो दांतों को विष की दांत कहा जाता है। तो कहानी के लास्ट में हम समझेंगे कि आखिर विष की दांत इस कहानी का नाम क्यों रखा गया है। कहानी का नाम हो गया विष की दांत। इसके ये है क्या कहानी? विष की दांत किस विधा किस विधा से है? तो ये इसकी विधा है कहानी, ये कहानी है। इसके लेखक की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पता है लेखक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखक के बारे में जानना, लेखक क्या है, लेखक के जन्म कहाँ है, क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में आता है, जहाँ सबसे पहले आपसे पूछेगा नलिन विष की दांत की रचना की विधा क्या है? कहानी। और इसके राइटर कौन है? तो नलीन बिलोचन शर्मा। नलीन बिलोचन शर्मा, राइटर का नाम नलीन बिलोचन शर्मा। और आगे बात करें तो इनके पिता का नाम तो पंडित रामावतार शर्मा। अच्छा, आप समझ सकते हैं, अगर ये नलीन बिलोचन शर्मा, अगर उनके पिता का नाम पूछे तो शर्मा शर्मा से आप मिला सकते हैं, नलीन बिलोचन शर्मा और पिता का नाम रामावतार शर्मा। उसकी माँ का नाम रत्ना रत्नावती शर्मा, माँ का नाम रत्नावती शर्मा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना बदरघाट में, पटना बदरघाट में इनका जन्म हुआ था। ये बिहार के ही हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनका नलीन बिलोचन शर्मा, नलीन बिलोचन द्वारा रचित कहानी कौन है? ऑप्शन होगा विष की दांत। विधा क्या है? तो कहानी। अब इनकी प्रारंभिक शिक्षा, पटना में जन्म लिए तो पटना में ही हुआ, पटना कॉलेजिएट स्कूल में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया, हिंदी और संस्कृत दोनों विषय से इन्होंने हिंदी और संस्कृत दोनों विषय से एमए किया। आगे चल के ये प्राध्यापन का काम प्राध्यापक का काम करे रांची में, पटना में, इस सब रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालयों में इन्होंने प्राध्यापक का काम किया है। बाद में पटना में हिंदी विभाग के, पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। और मरणोपरांत तक 12 सितंबर 1961 ईस्वी को इनका निधन हो गया। मरणोपरांत तक वो अध्यक्ष बने रहे, मरणोपरांत तक अध्यक्ष बने रहे। पॉज करिए। आइए, तो मरणोपरांत तक ये वहाँ के अध्यक्ष बने रहे। अब इस कड़ी में इनकी कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत हो रही है, और इस कड़ी में इनकी कुछ रचनाएं प्रस्तुत हो रही है जो आपके सामने है। जैसे साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, विष की दांत तथा अन्य कहानी। ये कहानी जो है विष की दांत तथा अन्य कहानी से ही लिया गया है, विष की दांत। इनकी 17 छोटी छोटी कहानियां भी है। काव्य खंड में चले तो काव्य खंड में नेकन के प्रगध और नेकन दो आदि इनकी कविताएं हैं काव्य खंड से। अब ये सारी कहानी इनके
इनका ये सारी रचनाएं हो गई। इस प्रकार से हमने राइटर के बारे में जाना कि राइटर का जन्म कहाँ हुआ, कौन उनके माता पिता है, वो कहाँ से पढ़े, क्या किए, कब निधन हुआ, ये सारी चीजें जाना उनके हमने। अच्छा, आपको बता दें कहानी के राइटर के अन्य रचनाएं भी आपसे परीक्षा में पूछ लेता है कभी कभी। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है, तो नलिन विलोचन शर्मा की। मानदंड किसकी रचना है, नलिन विलोचन शर्मा की। नेकन, ये है नेकन, नेकन के पद और नेकन दो, ये किसकी रचना है, तो नलिन विलोचन शर्मा की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लेखक के बारे में जाना। अब आइए हम आपको लिए चलते हैं कहानी में। कहानी में जैसे ही आपको ले चलते हैं तो आपको दिख रहा होगा प्यारा प्यारा इसमें कुछ पिक्चर्स सा बना हुआ है, इसी के थ्रू हम आपको इस कहानी के बारे में बताने की चेष्टा करेंगे। तो सबसे पहले कहानी शुरू होता है एक अपर क्लास के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर के बाद घर से शुरू होती है। उसी के घर का कहानी है। वो जो बिजनेसमैन है उनका नाम है सेन साहब और उनकी पत्नी मिसेज सेन। ये बिजनेसमैन सेन साहब हो गए, ये उनकी पत्नी मिसेज सेन हो गई। अब आपको बता दें इनका एक नौकर है जिसका नाम है गिरधर और उनकी पत्नी। गिरधर इन्हीं की कंपनी में, सेन साहब के कंपनी में ही गिरधर किरानी पद पे काम कर रहा है, किरानी का काम कर रहा है। और सेन साहब के बंगले में ही एक साइड में कुछ रूम है जहाँ पे ये रहते हैं। गिरधर उनकी पत्नी और उनका एक बेटा है। उनका एक बेटा है जिसका नाम है मदन। ये तीनों उसी मकान में एक साइड से रहते हैं और सेन साहब अपने बंगले में रहते हैं। बंगले में एक आहत है, उस तरह से उस साइड से उसमें रहते हैं। अब सेन साहब की फैमिली से आपको मिलवाते हैं। सेन साहब की फैमिली में 5 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं। 5 लड़कियां हैं जिसका नाम आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। सीमा, रजनी, ओली, सैफाली, आरती, ये पांचों इनकी लड़कियां हैं। ये पांचों लड़कियां जन्म हुई लगातार, इनके पांचों लड़कियां जन्म हुई। लड़कियों के लिए इन्होंने बड़ा अच्छा नियम बना के रखा है घर में। पूरी तरह से उसको एक नियम कड़ा शासन प्रणाली शासन के साथ रखते हैं। जैसे कब कहाँ हंस, उनको क्या करना है ये तो बताया गया है कि नहीं बताया गया, कहानी में इस चीज का जिक्र किया गया है कि उनको क्या करना है ये बताया गया हो या नहीं बताया हो, लेकिन उसे क्या नहीं करना है ये बताया गया है। कहा जाता है कि इनकी बेटियां इतनी सुशील और सभ्य है कि बिना मतलब का कभी ना हंसती है ना कभी कुछ। ऐसे हंसे तो काफी अच्छी हंसेगी लेकिन उसको उतना इजाजत नहीं, उसको क्या कैसे जीना है ये सारा चीज सेन साहब और सेन दंपति उनको पूरा बता के रखी। बेटियों को तो एकदम हाथ की कठपुतली बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे ये चीजें उसको जिक्र किया गया। बाद में सबसे छोटा उनको एक बेटा है जिसका नाम है कासू। क्या नाम है, कासू। कहानी इसी से शुरू। ये पांचों बेटियां तो इनकी बड़ी संस्कारी है, बहुत ही सभ्य तरीके से रहती है। लेकिन ये कासू जो है इनका सबसे छोटा बेटा है और अभी ये 5 साल का है। सबसे लास्ट में ये बेटा इनका जन्म लिया था, सबसे छोटा भी है। और ये जो जन्म लिया तो ये जो इनके बारे में कहा जा रहा है कासू के बारे में, वो जीवन के अपवाद, जीवन के बारे में भी, जीवन के नियम के भी अपवाद है और घर के नियम के लिए नियम में भी अपवाद है। दोनों तरफ से वो अपवाद है, मतलब दोनों तरफ से अपवाद है। अब बात होती है अपवाद का सेंस क्या हो गया कि जैसे मान के चलिए घर में बेटी है तो उसके लिए कुछ और नियम है, बेटा के लिए कुछ और नियम। बेटी के लिए अलग स्कूल में पढ़ने का व्यवस्था है, बेटा के लिए अलग स्कूल में पढ़ने की व्यवस्था है। इसको अलग अलग तरीके का 2 तरीके से पालन पोषण हो रही है। इससे क्या हमें पता चलता है, ये कहानी के बाद में हम लोग जानेंगे कहानी का तात्पर्य क्या है। लेकिन तत्काल यूँ समझ लीजिए कि बेटियों के लिए अलग नियम है, बेटा के लिए अलग नियम है। अब कहानी शुरू होती है एक बहुत शानदार कार से। कहानी शुरू होती है बहुत शानदार कार से। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है कार से। उन्होंने एक काली रंग की कार खरीदी, काली रंग की कार खरीदे हैं। कार का नाम है एक्सट्रीमल इंड। कार का नाम है एक्सट्रीमल इंड कार है। कार उनके बंगले के बाहर लगा हुआ है, एकदम वो बरसाती के से टोपा हुआ है। जो कार खरीदे हैं उस कार 7,500 की है। कितने की है, 7,500 की है। ये अभी की बात नहीं, अभी की बात आप करेंगे तो 7,500 नहीं, 7.5 लाख का होता है कार। उस समय की बात है जब ये 7,500 की कार की बात चल रही है, तब की बात है ये। अब कार से कहानी शुरू होता है। कहानी कैसे शुरू होता है, कहानी शुरू होता है यहाँ से, ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का मतलब क्या हो गया,
सेन साहब के घर पे एक ड्राइंग रूम है, जहाँ पे इनके मित्र लोग आते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे गपशप होती है और फिर वो अपने अपने प्रसंग, तो उसी ड्राइंग रूम में इनके मित्र लोग सब बैठे हुए हैं। मित्र में कौन है? मिस्टर सिंह, मिस्टर सेन है वो, ये है मिस्टर सिंह। दूसरा है मुखर्जी, मुखर्जी। तीसरा है पत्रकार, पत्रकार उनका रिलेटिव भी है, लेकिन छोटा मोटा पत्रकार है, उतना बड़ा रईस तो नहीं है, लेकिन छोटा मोटा पत्रकार है। उनका बेटा भी साथ में था उस ड्राइंग रूम में। तो हम लोग यहाँ थे कि ड्राइंग रूम में सब लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उनके मित्र में पत्रकार के साथ उनका बेटा भी। अब हुआ क्या कि सब लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, सब लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, बाहर हल्ला गुल्ला शुरू हुआ। जैसे आदमी घर में बैठा हुआ है, बाहर, क्योंकि उनके घर के बाहर ही कार लगा हुआ है, वहां पे हल्ला गुल्ला शुरू हो गया था, शोरगुल शोरगुल शुरू हो गया था। जब शोरगुल शुरू हो गया था तो सब लोग बाहर निकले, सेन साहब बाहर निकले, सेन साहब बाहर निकले, साथ में उनके मित्र लोग भी इच्छा किए कि चलो हम लोग भी बाहर चलते हैं। जब बाहर गए तो देखे क्या कि सोफर, सोफर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर। सोफर का मतलब क्या होता है? ड्राइवर। सोफर का मतलब होता है ड्राइवर। सोफर और एक छोटा सा बच्चा, उसके साथ दोनों में झड़प हो रही। वो बच्चा का नाम क्या था? मदन। कौन था मदन? अब आपको समझ में आ रहा होगा वो मदन कौन था? गिरधर का बेटा था मदन, जो उसी रूम में रहता था, उसी मकान में रहता था। तो दोनों में झड़प हो रही थी। झड़प क्यों हो रही थी पता नहीं, लेकिन मदन जो है बार बार ड्राइवर की तरफ झड़प रहा था, मतलब झपटने की कोशिश कर रहा था। तो सेन साहब आए, सेन साहब आए तो साथ में एक उनकी माँ भी थी, तो माँ को वहाँ पे औरत के नाम से सेंस दिया गया है कि एक औरत एक बच्चे को गोद में रखी हुई थी, पकड़ी हुई थी, लेकिन वो बच्चा झड़पने की कोशिश कर रहा था सोफर के ऊपर। जैसे ही सेन साहब आ रहा है, बोले क्या हो रहा है, तो सोफर गया अदब से सेन साहब को कहते हैं कि सर देखिए मदन जो है गाड़ी को गंदा कर रहा है, छू रहा है, इससे गंदा हो रहा है। वैसे आपको एक बात बताना चाहूँ, सेन साहब ने सोफर सोफर स्वीपर क्लीनर सबको एकदम इजाजत दे दिया गया था कि कार के पास कोई भी बच्चा कोई भी खोखा खोखी न टहले। खोखा खोली खोखी का मतलब क्या होता है? बच्चा बच्ची। कहाँ का भाषा है? बांग्ला भाषा है। बांग्ला भाषा में खोखा खोखी कहा जाता है बच्चों को। तो सेन साहब ने स्वीपर को, क्लीनर को, सबको इस हिदायत दे दिया था कि कोई भी खोखा खोखी कार के पास न भटके, इससे कार गंदा हो जाएगा, इसलिए कोई उसके आसपास न भटके। तो वही वो ड्राइवर जाके उसको कह रहा है कि सर देखिए ना, अदब के साथ बोलता है कि सर देखिए ना, मैं मदन को कह रहा हूँ कार को ना छूने के लिए, लेकिन मदन बार बार उसको छू के गंदा कर। तो सेन साहब कुछ बोले नहीं, लेकिन अपने दबे दबे शब्दों में होठों की बिना होठ कुछ बोले, होठ से कुछ बोले। उसकी माँ जो थी मदन की, उसकी माँ मदन समझ गई और सीधे उसने कहा मदन की माँ को कि आप उसको लेके जाओ। मदन की माँ कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन फिर भी वो एक नौकर की बीवी थी, तो वो कैसे बोलेगी, तो इसलिए इसने बोली नहीं। वो बच्चे को उसका बायां घुटना जो था, बायां घुटना जो था, उससे ब्लड आ रहा था, उसको पोंछते हुए वो चली गई। शायद सोपर ने उसको धक्का दिया था तो उसका हाथ फूट गया था, इस वजह से वो ब्लड आ रहा था। चुपचाप पूछ के चले गए। अब जैसे ही वो चले गए तो उसके बाद थोड़ा देर, जस्ट उसी के बाद उसके गाड़ी के पीछे से खटखट की आवाज आई। गाड़ी के पीछे से खटखट की आवाज आई। किनके गाड़ी के पीछे से? तो सेन साहब की गाड़ी के पीछे से। अच्छा, घर में जो बातचीत चल रही थी, उस बातचीत में क्या बातचीत चल रही थी कि किसका बेटा क्या बनेगा, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से कह रहा था। सब कुछ कहे कहे उससे पहले सेन साहब कहना शुरू करते हैं कि मैं तो अपने बेटे को एकदम अच्छे तरीके से इंजीनियर, बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहूँगा अपने हिसाब का है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो इंजीनियर बने और बिजनेसमैन बनाऊँ। और इसलिए मैंने अपने घर में मिस्त्री को बोल दिया है कि वो 2 घंटा आके शाम में उसको उसको मशीन उशीन के बारे में कुछ बताए, ताकि आज से उसका उंगली बैठा रहे। तो वही चीज़ हुआ, बाहर आया तो गाड़ी के पीछे खटखट की आवाज़ आ रही थी। सिंह साहब दौड़ के पीछे गए तो देखते हैं कि वो सिंह साहब का लड़का का नाम था कासू। कासू गाड़ी के पीछे वाला बैक लाइट का शीशा फोड़ दिया था। तो इस पे शान साहब कुछ नहीं बोले। शान साहब क्यों नहीं बोले? क्योंकि उसका बेटा था, उसके बाद उस पे कैसे वो बोलेंगे। अब वो शान से अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि देखिए, मैंने कहा ना मेरे बेटे को इंजीनियरिंग का शौक शुरू से ही है, उसके अंदर इंजीनियरिंग का कीड़ा है। आज देखिए इसके दिमाग में ये आया कि इस आईना के पीछे ये जो शीशा है, ये बैक लाइट है, इसके अंदर क्या है, फोड़ के देख रहा है। मतलब उसका बेटा फोड़ के भी देख रहा है, तो उसको में उसको गुण दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी किरानी का बेटा, उसके नौकर का बेटा खाली गाड़ी छूना चाह रहा है, तो वो गलत कर रहा है।
तो अपने दोस्त को एकदम शान से कहते कि देखिए इसको इसके अंदर इंजीनियरिंग का कीड़ा है, आज आज से ही ये उसको फोड़ के देखना चाहता है कि अंदर क्या है। बाकी सब लोग कुछ बोले या ना बोले, कुछ बोलना भी चाह रहे थे लेकिन वो कोई कुछ बोले नहीं। फिर उसके बाद बातें खत्म हुई। फिर वो आगे आए, बच्चे को गोद में उठा के उसको डांटे उटे, फिर उसके बाद उसको बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आगे हुआ ये कि सब लोग कहा कि ठीक है अब निकलते हैं। बातचीत खत्म हो गई थी, सब लोग बोले कि चलो अब निकलते हैं। लेकिन इसी बीच में हुआ ये कि मुखर्जी मुखर्जी और पत्रकार, अच्छा एक और बात, ड्राइंग रूम में एक और बात हुआ था कि पत्रकार का जो बेटा था वहाँ पे उसमें साथ में था, तो कुछ ऐसा वो हरकत किया था कि लोग उसका बड़ाई कर रहा था, तारीफ कर रहा था। सेन साहब को देखा नहीं गया कि अरे उसके बेटा का तारीफ क्यों हो रहा है, वो तो वैसे भी थोड़ा गरीब था, मतलब उसका बेटा का तारीफ क्यों हो रहा है। तब वो अपना बेटा का अपना तारीफ शुरू करना कर दिया कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, अपना खूब दे रहे थे। पत्रकार से पूछा गया, सबने अपने अपने को, पत्रकार से पूछा गया कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहेंगे। तो पत्रकार से पूछा कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहे। पत्रकार ने कहा कि मैं अपने बेटे को पूर्ण आज़ादी दूंगा कि उसको जो मर्जी है वो बने, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि मेरा बेटा जेंटिलमैन जरूर बने, जेंटिलमैन बने। बाकी उसकी पूर्ण आज़ादी है, उसको जो मन हो वो करे। इस बात से वो संतुष्ट हो या ना हो, लेकिन लगे ही बोलते हैं कि ठीक है मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर ही बनाऊंगा। तो वही पत्रकार महोदय और उनका बेटा मुखर्जी मुखर्जी जी अपने गाड़ी में गए। मित्र जो था उनका एक मिस्टर सेन, क्या नाम था उसका, मिस्टर सेन। मिस्टर सेन जब जाने जाने के लिए जब अपने कार के पास गए तो गेट खोले, गेट का कार का गेट खोले तो वो देखे कि अगला चक्का का हवा पंचर है। जब वो देखे तो वो थोड़ा रुक गए, सहम गए। तो फिर सेन साहब भी वहाँ बोले क्या हुआ, बोले देखिए गाड़ी का पंचर, चक्का पंचर हो गया है। तो उसने कहा कि हो सकता है ये भी कासू का ही काम, बहुत शरारती है, उसको इंजीनियरिंग का भूत सवार है, वो हर जगह खोल खोल के देखना चाहता है कि क्या है इसके अंदर। बड़ी शान से इस बात को उन्होंने अक्सर पेश किया। फिर क्या हुआ कि ठीक है, उन्होंने बोला स्वीपर को बोला कि आप एक काम करो कि अथी पंप ले आओ और गाड़ी का चक्का ठीक करो और भी घूम के देख लेना, और भी चक्का तो गड़बड़ नहीं है। और लॉन में ही, किस चीज़ में, लॉन में ही कुर्सी लगा दिया जाए और वहाँ पे बैठ के दोनों बात करेंगे तब तक। तो लॉन में ही कुर्सी लगा दिए ड्राइवर ने, और गाड़ी को घूम के देखा तो ड्राइवर ने कहा कि सर पिछले चक्का का भी एक पिछले चक्के का भी हवा निकला हुआ है। तो दोनों आपस में बात करने लगे, गपशरक्का होने लगी, और ड्राइवर ने तब तक उसमें पंप से हवा भरा, सारी गाड़ी को कंप्लीट किया। फिर उसके बाद गाड़ी जब तक ठीक ना हो जाए तब तक दोनों आपस में लॉन में ही बात करते रहे। बात खत्म हुई, गाड़ी ठीक हुआ, बात खत्म हुई, वे मिस्टर सेन गाड़ी में बैठे और वो चल दिए। जैसे ही वो चले गए, फिर जैसे ही वो चले गए, फिर जैसे ही सेन साहब अपने घर पे आए तो उन्होंने सबसे पहले बेयर को बुलाया। बेयर मतलब क्या होता है, बेयर जो खाने पीने में जो आपका सेवा करे, जो खाना पीना आपको दे, उसको बेयर बोलते हैं। तो सेन साहब के पास बेयर नौकर चाकर था बहुत, तो बेयर को बुलाए और बोले कि जाके गिरधारी को बुला के लाओ। गिरधारी कौन, तो मदन के पिता, गिरधारी को बुला के लाओ, जो सेन साहब के किरानी ही थे। तो बोले गिरधारी को लेके आओ। गिरधारी आए, गिरधारी गिरधारी मतलब उनका नौकर आए, उनके सामने सर झुकाए खड़े थे। अब सेन साहब उसको झाड़ नहीं रहे हैं, मतलब उसको समझा रहे हैं, झाड़ भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं। सेन साहब बेचारा गिरधारी उसका नौकर है, किरानी है, वो डरे बोल नहीं पा रहा है क्योंकि वो मालिक है। मालिक के सामने क्या बोलेंगे। अब सेन साहब क्या कर रहे हैं कि गिरधारी मदन को समझा लो, इस तरह का लड़का आगे चल के गुंडा चोर डाकू बनता है, इसी यही आदत रहा ना तो आगे चल के ये गुंडा चोर डाकू बन जाएगा, उसको समझाओ। अब गिरधारी बीच बीच में कभी कभी जी जी कहता था, बाकी सर झुकाए सुन रहा था। बाद में जब सारी बातें ये सब भी भड़ास निकलने के बाद जब गिरधारी चला गया, फिर अब सेन साहब और मिसेज सेन, सेन साहब और मिसेज सेन अपने सैन रूम में, अब आपस में जब वो अपना चला गया सैन रूम में, आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से। अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं गिरधारी, अब वो क्या कह रहे हैं गिरधारी, सेन साहब क्या कह रहे हैं कि गिरधारी ठीक आदमी है, उसकी जो पत्नी है ना, उसकी बीवी है, वह मदन को बिगाड़े। अब दोनों आपस में एक दूसरे का भड़ास निकाल रहे हैं। अब इस प्रकार से दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो कुछ उनकी मैडम भी पूरा एकदम एक दो चार गो इंग्लिश वाला लैंग्वेज में झाड़ा, बदतमीज है, मदन का बराबरी अथी कासू का बराबरी करता है, नौकर है तो नौकर लिखा रहेगा, बराबरी करने चलता है कासू का, ये सब बातें चल रही थी। और उधर अपना वो गिरधारी अपने घर पे था, अपने उस मकान में था।
अब यहाँ तक ले आज का बात खत्म हो गया, कल के सुबह की बात है। अब कल की सुबह की बात क्या है, जैसे कि आपको पता है कि गिरधारी का बेटा मदन है, मदन को कार नहीं छूने दिया जा रहा था, इसीलिए वो परेशान हो गया था, इसीलिए वो अपने अ, उस ड्राइवर से लड़ रहा था। अब अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन बगल के गली में लट्टू खेल हो रही थी। कौन खेल हो रही थी? लट्टू खेल हो रही थी। लट्टू खेल हो रही थी। लट्टू खेल कौन रहा था? तो बगल में के आवारागर्द, जो गली का जो आवारागर्द लड़का होता है, जो गली में खेलता है, उसको आवारागर्द कहा जाता है। बड़े बड़े लोगों के लैंग्वेज में उसी आवारागर्द लोगों के बीच में लट्टू का खेल हो रहा था। उसमें मदन भी था, उसमें मदन था। और मदन उस वो जो खेल हो रहा था उसका लीडर भी था, मदन लीडर भी। तो वो खेल हो रहा था, वो अपना खेल रहा था, कासू भी वहां चला गया गली में टहलते टहलते। कासू जब वहां गया तो इसका मन मचल उठा लट्टू खेलने के, क्योंकि इसको पता था कि बच्चा सब खेल रहा था। तो बच्चा तो स्वभाव से बच्चा ही होता है, चाहे बड़ा अमीर हो या छोटा अमीर हो, कोई उससे मतलब नहीं है, लेकिन स्वभाव से तो बच्चा ही होता है। जब वो खेल देखा तो उसका मन मचल उठा कि चलो हम भी खेलते हैं। तो इसके पास तो लड्डू था नहीं, तो ये सोचा कैसे हम खेलेंगे। तो इसने क्या किया, कासू ने क्या किया, कासू ने क्या किया, मदन को एज ए ऑर्डर दे रहा है, ए मदन लड्डू लाओ मैं खेलूं। तो क्योंकि उसको लगा कि ये भी मेरा नौकर है, उसका बाप नौकर है, तो मैं ये भी मेरा नौकर हुआ। तो वो मदन को एकदम तड़क भड़क में कहता है, गया मदन लड्डू लाओ मैं खेलूंगा। मदन को तो कल का गुस्सा अभी था ही, क्योंकि कल उसको बातें सुनी थे, बात बात हुआ था, मारपीट मार लगा था, वो गुस्सा था ही। और आज आके कासू उसको उस पे अपना जोर जबरदस्ती दिखा रहा था। बगल का बच्चा सब था, वो सब देख रहा था, बगल के बच्चा सबको उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मदन को ये चीज खल रहा था। अब हुआ ये कि मदन ने बड़े लगे हाथ जवाब दे दिया कि मैं लट्टू क्यों दूं, मेरा लट्टू है, जा तू अपने बाप के कार में बैठ जा। मतलब क्या हुआ कि तुम मेरे कार को छूने नहीं दे रहा है, तो अपने कार को नहीं छूने भी नहीं देता है, तू मेरा लट्टू लेकर खेलेगा, जा अपने बाप के कार में बैठ। ऐसा कहा। तो इस पे कासू गुस्सा में आ गया और एक घूसा दे दिया मदन को। जैसे ही मदन को एक घूसा दिया, अब मदन का कल का जो प्रेशर, कल का जो टेंशन था वो और आज दोनों मिला के, क्योंकि खुद वो लीडर था उस ग्रुप का, और लीडर को कोई मार रहा हो तो बच्चों के सामने में बचपना स्वभाव तो सामने आएगा ही आएगा, बाल हट आएगा ही आएगा। बाल हट में आके दोनों में कासू ने जैसे ही एक घूसा दिया, मदन ने दो चार घूसा दिया जमा। जैसे ही दो चार घूसा जमा के दिया, उसके दो दो दांत टूट गए, दो दांत आगे वाले टूट गए। ये बात वहां पे जिक्र नहीं किया गया है, या आगे चल के लास्ट में किया गया, लेकिन आप समझ लीजिए कि उसका दोनों दांत तोड़ दिया। अब दांत तोड़ दिया, वो रोता हुआ वहां से घर चला गया। अब मदन पे आफत आ गई, क्योंकि मदन को कासू से झगड़ा के लेकर या आवारा गर्दी लेकर गिरधर हमेशा मारता रहता था, गरीब आदमी था। कुछ भी कह दिया, सेन साहब कुछ भी किया हो, सेन साहब का बच्चा कुछ भी किया हो, लेकिन उसका इल्जाम किस पे लगता था? मदन पे। अब मदन तो उसका आज दांत तोड़े हुआ था, तो आज तो इसको भयंकर पिटाई लगने वाली थी, इसके दिमाग में ये चल रहा था। तो ये दिन भर घर बाहर नहीं रहा, गया नहीं घरे, रात हुआ फिर भी रात में बेचारा अब जाएगा तो जाएगा कहाँ? बच्चा तो शुरू में सोचता है कि नहीं जाएंगे घर, लेकिन बाद में जैसे जैसे रात हुआ तो फिर भूख लगा, तो जाने के लिए तो घर ही जाएंगे। तो घर जाने के लिए रात में 8-9 बजे, रात में 8-9 बजे धीरे 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 वो घर में गया। घर में गया तो आहिस्ते से गेट खोला और किचन रूम में गया। किचन रूम में उसकी माँ नहीं थी, इसको भूख लगा हुआ था, दिन से भूखा था, पहले खाना निकाल कर भरपेट खाना खाया। और खाने के बाद इसके मम्मी पापा जिस रूम में थे सोते, उस रूम में जाके उस गेट पे बातचीत की आवाज आ रही थी, तो वो गेट पे जाके कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहा था कि अंदर बात हो क्या रहा है। क्योंकि इसको पता था कि आज तो सेन साहब के बेटे का दांत तोड़ दिए हम, तो भयंकर पिटाई लगने वाला है, इसलिए ये डरा डरा सा। तो गेट पर से ये आवाज सुनने की कोशिश की, तो इनको कुछ विशेष बात सुनाई नहीं दिया। उसकी माँ कुछ पूछी, तो क्या पूछी तो उनको सुनाई नहीं दिया, लेकिन उनके पिता ने जवाब दिया कि सेन साहब ने कहा है कि तुम्हारी अब हमको जरूरत नहीं है, तुम्हारा नौकरी खत्म हुआ, तुम कल ऑफिस से हिसाब कर लेना और मेरा मकान खाली करके चल जाना। ये बात उनके पिताजी कहा। तो इनको लगा मदन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मदन को तो इस बात का डर था कि मारा पीट की तो बात तो नहीं चल रही, कि आने दो उसका आज खूब पीटेंगे, ऐसा तो कुछ बात नहीं चल रही है। उनको ये लगा कि ये बात होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो इसने क्या किया, चुपके से बाहर बरामदे पे निकलने की कोशिश कर रहा था, बरामदे पे अपना जाता सो जाता। लेकिन जैसे ही वो बरामदे की तरफ निकल रहा था, लोटा में उनका पैर लग गया, अंधेरा था, पैर लग गया लोटा में। जैसे ही पैर लोटा में लगा, लोटा टन टन की आवाज हुई।
तो गिरधारी और उनकी पत्नी बाहर निकले। बाहर निकली तो जैसे ही बाहर निकली तो मदन डर गया। मदन जैसे ही डर गया, मदन को पता चल गया कि अब तो पिटाई लगेगा। मदन ऐसे हाथ बांध के ऐसे खड़ा हो गया, जैसे गार्जियन के सामने बच्चा खड़ा होता है वैसे खड़ा हो गया कि डर से कि अब पिटाई होगी। अब गिरधारी जो है उसको कुछ कह नहीं रहा है, उसकी माँ भी कुछ नहीं कह रही, और मदन जो है चुपचाप डरा सा खड़ा है। अब उसको लग रहा है कि लगेगा अब पिटाई शुरू हो जाएगा, क्योंकि पिटाई खाना उसके लिए आम बात था, हमेशा पिटाई खाता था गिरधारी से, तो उसके लिए आम बात था, लेकिन उसको डर इस बात का था कि आज थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो गिरधारी कुछ बोला नहीं, वो चुपके से गिरधारी धीरे से मदन के पास गया। मदन के पास गया तो वो मदन को और डर लग गया, उसने अपना दाँत भी एकदम पिचा लिया, जिसको डर लगने लगा तो उसने दाँत पिचा लिया। लेकिन गिरधारी ऐसा कुछ नहीं किया, गिरधारी ने उसको गोद में उठाया। अब जैसे ही गिरधारी ने मदन को गोद में उठाया, मदन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अब मदन एकदम गिरधारी को देख रहा है, एकदम एकटक करके देख रहा है, और गिरधारी खुशी से, उसको तनिक भी अफसोस इस बात का नहीं था कि मेरा नौकरी छूट गया है। खुशी से कहा, खुशी से कह अपने बेटे को सीने से लगा लिया और बोला कि आज तक जो जवाब मैंने सेन को नहीं दे पाया, जो आज तुमने दिया, इससे उनको बड़ी खुशी थी कि आज उनका बेटा ने उनका बदला लिया। आज तक जो भी गलती करता था सेन साहब खुद, बेटा उसका खुद, लेकिन उसका इलाज गिरधारी और उसके बेटों पे पड़ता था। लेकिन आज जैसे ही नौकरी छूट गई, उसको पता था नौकरी छूट गया, लेकिन उसके बेटे ने एक अच्छा काम किया था। वो अपने गलती को, उसके गलती को समझाने के लिए उसका दांत टूट गया। उसी समय बोलते हैं गिरधारी कि आज तो तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, तूने तो आज सेन के बेटा का दो दो दांत तोड़ दिए, ये तो बहुत बड़ी बात तुमने कर दिया। और फिर हा 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 करके गले लगाया, और इस प्रकार से कहानी समाप्त हो गया। अब आपको बता दूं, देखिए कहानी का सारांश क्या है। कहानी का सारांश आप देखिएगा तो एक मध्यम वर्गीय परिवार यहाँ आपको दिख रहा है, गिरधारी, उसकी पत्नी, उसका बेटा यहाँ दिख रहा है। एक बड़े हाई प्रोफाइल और बड़े बिजनेसमैन दिख रहा है, उसका परिवार यहाँ। ये दोनों परिवार के बीच में ताका झाकी, मारा पीटी सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये इसी के यहाँ नौकरी करता है। सारा गलती उसका होने के बावजूद भी इसको गलती इन्हीं को झाड़ा जाता था, और इसी का लास्ट में, तो इसीलिए कहानी में लास्ट में कहा जाता है कि बाप आज तक कुछ नहीं कह पाया, उसका बदला बेटा ने ले। और इसमें एक और बात है, एक और बात कहा जाता है, जब वो लट्टू खेलने जाता है तो एक बड़ा अच्छा लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है कि हंस कौवे के भीड़ में शामिल होने के लिए तरस गया। मतलब कासू हंस था और मदन कौवा था, उसके बीच में वो खेलना चाह रहा था और उस खेल के लिए तरस गया था। अब इस पूरे कहानी का सारांश हम आपको बताते हैं एक लाइन। तो आप देखेंगे कि सामाजिक भेदभाव आपको यहाँ पे दिखाई देगा। कैसे देगा? क्योंकि एक ही समाज में दो तरह के लोग हैं, एक उच्च तबके के, एक निम्न तबके के, उसमें आपस में कितनी भेदभाव। उसके बच्चों को पालन पोषण का क्या तरीका है, उसके घर में भी लिंग भेद दिखने को आपको मिल रहा है। उसके बच्चे लोगों के पढ़ने का पालन पोषण अलग तरीके से, बेटे का अलग तरीके से हो रहा है। आक्रामक स्वभाव, आक्रामक स्वार्थ का मतलब होता है, एक होता है स्वार्थ, मैंने मेरा स्वार्थ है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, एक होता है आक्रामक स्वार्थ, स्वार्थ है और जबरदस्ती, जबरदस्ती तुम पे थोपेंगे, ये आक्रामक स्वार्थ हो गया। दुलार और प्यार का कुपरिणाम, दुलार और प्यार का कुपरिणाम, उसी का फल था क्या? कासू। और इसीलिए इस कहानी में उसका फल उसके सामने दिख रहा है। क्योंकि देखिए कासू क्या है, एक अमीर बाप का बेटा है, कुछ भी तोड़ फोड़ रहा है तो उसको लग रहा है कि वो इंजीनियरिंग कर रहा है, लेकिन गरीब बाप का बेटा है, छूने जा रहा है तो लगता है कि तोड़िए दे। तो ये आक्रामक स्वार्थ का ही देन है। आगे बात करें तो लिंग भेद भी आपको दिखाई दे रहा है, बेटियों के लिए अलग नियम, बेटा के लिए अलग नियम। सामाजिक विभेदन तो दिख ही रहा है, वो पूरी तरह से दिख रहा है। और उसी का दुलार प्यार का कुपरिणाम है कि कासू इतना बिगड़ा हुआ है और हर चीज को तोड़ फोड़ कर रहा है, और उस तोड़ फोड़ के नियम अपवाद है, फिर भी सेन साहब बेटे के वजह से उस अपवाद को भी अच्छा मानता है। जीवन के अपवाद को गलत है फिर भी वो सही मानता है सेन साहब। सेन साहब को लगता है कि बेटी क्या है, बेटी तो चली जाएगी, बाद में तो बेटा ही बुढ़ापे का सहारा होगा, इसलिए बेटे को खूब लाड़ प्यार दिया जा रहा है, बेटी को उतना आजादी नहीं दी जा रही है। इस प्रकार से
इस कहानी में 20 की दांत, 20 की दांत हमने शुरू में आपसे चर्चा किया कि 20 की दांत का मतलब होता है सांप के पास 20 की दांत, 2 दांत होता है, उसी दांत से वो डसता है तो उसको 20 की दांत कहा जाता है। तो यहाँ पे भी कासू के पास दांत तो बहुत था, लेकिन इसका भी 2 दांत तोड़ दिया गया था। जैसे सांप का अगर 2 दांत तोड़ दीजिए तो उसका 20 का दांत खत्म हो जाएगा, वो काट नहीं पाएगा, उसमें 20 नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार इसका भी जब 2 दांत टूटा तो इसका भी 20 का दांत है, तो इसका 20 का दांत तोड़ दिया गया, इसलिए कहानी का नाम 20 की दांत रखा गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमारा ये कहानी समाप्त हुआ, 20 की दांत। आई होप सो आप इस कहानी को देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, खान साहब को कितनी लड़कियां थी, तो 5, लड़के कितने थे, तो 1, उनके कार कितने की थी, तो 7,500 की, कौन रंग की थी, तो काली रंग की थी, उनका बेटा खोखा जो था किस मामले में अपवाद था, तो जीवन के नियम में अपवाद था, घर के नियम में अपवाद था। कासू का दांत किसने तोड़ा था, तो मदन ने। क्यों तोड़ा था, तो लड्डू खेलने के लिए जब मांगा गया इसलिए तोड़ दिया था। पत्रकार महोदय ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा, तो पत्रकार महोदय ने कहा था कि मैं अपने बेटे को जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ, बाकी उसको जो मन हो वो काम करे, मैं जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको पूछेगी और पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये सारी कहानी हमारे समाप्त हुआ। तो आइए, आज का ये कहानी यहीं पे समाप्त होता है, और आप इसका एंजॉय कीजिए, एंटरटेन करिए, और भी कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।